चाहिए और ये हमारी सरकार आने से पहले की बात है। अब बता रहा हूं, ये मणिशंकर अय्यर सरकार में मंत्री रहते हुए हमारी सरकार आने से पहले की बात, अफजल गुरु की फांसी के ऊपर खेद व्यक्त कर चुके हैं और हालात का मारा कह चुके हैं। और 26/11 जैसे भयानक हमले के बाद शर्म अल शेख में केवल 9 महीने के बाद जुलाई 2009 में इन्होंने पाकिस्तान से ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया। कोई दर्शक जाके चेक कर ले। और 2007 में हवाना में कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित, और ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान को हिस्सा मान लिया। यानी जो पाकिस्तान चाहता था वो हमने कर दिया। हमने ये मान लिया कि जैसे बलूचिस्तान में हम इन्वॉल्व हैं। इस किसान का वॉर शुरू हो चुकी है। बीजेपी के मन में इतना मैल है, इतनी विषाक्त है, इतनी हिंसा और इतनी नफरत है कि इनको इस तरह की बातें दिख रही हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी और सुप्रिया त्रिनेत्र के बीच एक पोस्टर के प्रसारण को लेकर हुई डिबेट में देखिए कैसे दोनों पार्टियां अपने फैक्ट्स को लेकर एक दूसरे को चित्त करने में लगी हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप ये आरोप लगा रहे हैं और उस पोस्टर को लेकर कई लोग ये मानते हैं कि जिस तरह का ये पोस्टर है वो कभी भी टेस्टफुल नहीं कहा जा सकता है। एक ऐसे वक्त पर हम देश के पीएम को इस तरह से दिखाएं, लेकिन आप इसकी वजह से कांग्रेस को पाकिस्तान का एजेंट कर देंगे। कांग्रेस पार्टी इज इक्वल टू पाकिस्तान एजेंट्स। इनके 99 सांसद देश की संसद में बैठते हैं, पाकिस्तान के एजेंट हो गए कांग्रेस पार्टी। कैसे? देखिए अंजना जी, मैं जो भी कहूंगा फैक्ट के अलावा कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद आपके दर्शकों के विवेक पर छोड़ दूंगा कि वो स्वयं तय करें। भारत दुनिया का इकलौता देश है जो आतंकवाद से इस तरीके से लड़ रहा है कि यहां का विपक्ष खड़े होकर आतंकवादियों के समर्थन में दिखता है। अमेरिका में 9/11 हुआ, एक वहां का कोई पॉलिटिकल नेता बताइए जिसने खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा के संदर्भ में कोई पॉजिटिव बात कही हो। इवन जो ग्वांटानामो बे जैसी घटनाएं भी हुई हैं उनके भी समर्थन में किसी ने कुछ बोला हो। कभी वहां के टीवी चैनल और अखबारों में उनके साथ अत्याचार हो रहा है इसके बारे में आपने आर्टिकल सुने हो। और कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन रिजॉल्व होता था। रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश ने कहा कि हम ओसामा को मारेंगे और बैरक ओबामा की सरकार ने मारा। मगर हमारे यहां बड़ी विचित्र बात है। अब सिर्फ फैक्ट कहना चाहता हूं, ये जो आप जो चेहरे दिखाए जा रहे हैं जिसमें हमारे यहां कहा गया ये पीआर एजेंट है, सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष का बयान मतलब ऑफिशियल बयान। उन्होंने किताब में लिखा है कि कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए और ये हमारी सरकार आने से पहले की बात है। अब बता रहा हूं, ये मणिशंकर अय्यर सरकार में मंत्री रहते हुए हमारी सरकार आने से पहले की बात है, अफजल गुरु की फांसी के ऊपर खेद व्यक्त कर चुके हैं और हालात का मारा कह चुके हैं, जबकि इन्हीं की सरकार ने उसको फांसी दी थी। और ये वही व्यक्ति हैं मणिशंकर अय्यर जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर कहा कि मोदी को हटाना है। मैं सिर्फ फैक्ट बोलूंगा, दर्शक अपने आप तय करते जाएंगे कि उन्हें क्या होना है। याद करिए जब इनके नेता सिद्धू गए थे तो इमरान खान ने क्या बोला था बतौर प्राइम मिनिस्टर कि जब से ये सरकार आई है ऐसी तो पाकिस्तान के खिलाफ सोचने वाली सरकार नहीं आई है। जब तक आप लोग नहीं आएंगे तब तक हालात नहीं सुधर। आप तब कांग्रेस, वो सिद्धू को संबोधित करते हुए कह रहे थे। चौथा फैक्ट बोलता हूं, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपने डोजियर में राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को कोट किया। अब इसके बाद दर्शक अपने आप तय कर लें कि क्या होना है। पांचवी बात, बैरक ओबामा ने 26/11 हमले के बाद ये मनमोहन सिंह जी के रेफरेंस से लिखा अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में, जो 2010 में मनमोहन सिंह जी की वार्ता के आधार पे कि भारत की सेना एक बड़ी कार्रवाई करना चाहती थी, मगर मनमोहन सिंह की सरकार को लगा कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से उनको राजनीतिक नुकसान होगा। तो अब ये वाली इन बातों में कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है मेरे विचार से। और 26/11 जैसे भयानक हमले के बाद शर्म अल शेख में केवल 9 महीने के बाद जुलाई 2009 में इन्होंने पाकिस्तान से ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया। कोई दर्शक जाके चेक कर ले। और 2007 में हवाना में कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है और ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान को हिस्सा मान लिया। यानी जो पाकिस्तान चाहता था वो हमने कर दिया। हमने ये मान लिया कि जैसे बलूचिस्तान में हम इन्वॉल्व हैं। इसके बाद आप सोचिए, और फवाद चौधरी जो अभी बोल रहा है इसी चुनाव में इसने राहुल गांधी जी की प्रशंसा में कसीदे पड़े हैं। इसका ट्वीट अवेलेबल है। नेहरू जी के पक्ष में ट्वीट, नेहरू जी तक पहुंच गया वो और कह रहा है कि और इस समय के पाकिस्तान के मीडिया के स्टेटमेंट्स देख लें कैसे कोट किए जा रहे हैं। सिद्धारमैया का स्टेटमेंट, अरे भाई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होने वाली है, सिद्धारमैया जी बन गए सिक्योरिटी एक्सपर्ट कि लड़ने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान का वॉर शुरू हो चुकी है इंडस ट्रीटी को कैंसिल करने से, और सिद्धारमैया कह रहे वॉर की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है एक पंक्ति में मैं कहना चाहूंगा, हमारे इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि हम कभी नहीं है हारे हैं, हम कभी नहीं भी हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। क्या आप लोगों को यह समझ में आ रहा है कि ये जो पोस्टर आप लोगों ने लगाया है वो बेहद ही, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं थी, शर्मिंदा करने वाला ये पोस्टर है। और हम उसमें कैसे साथ दे सकते हैं जब पूरा हिंदुस्तान ये कह रहा है कि जनरल आसिफ मुनीर लापता है, सब उसके पीछे पड़ रहे हैं। वही आसिफ मुनीर जिसने एंटी हिंदू रैंट के जरिए उकसाया लोगों को। आप पीएम का ऐसी तरह की तस्वीर डालें, क्या ये मतलब अपने आप में शर्मिंदा करने वाला नहीं है, गलत नहीं है? बीजेपी से सवाल करना चाहती हूँ और आज फिर आपसे भी सवाल करना चाहती हूँ। ये मोदी जी का पोस्टर है, ये आपको किसने कहा? इस पोस्टर में ना हाथ है ना पैर है, एक शानदार कपड़ा पहने व्यक्ति कोई खड़ा हुआ है और गायब लिखा हुआ है। तुषार कपूर की एक पिक्चर थी गायब, उससे प्रेरित है ये। वो गायब हो जाता था हर मौके पर, उससे प्रेरित है ये। बीजेपी के मन में इतना मैल है, इतनी विषाक्त है, इतनी हिंसा और इतनी नफरत है कि इनको इस तरह की बातें दिख रही हैं। आपको इसमें मोदी जी कहां दिखे? और अगर गायब दिखने पर, गायब शब्द देखने पर अगर बीजेपी को या मीडिया को मोदी जी याद आ रहे हैं तो ये मेरी गलती नहीं है। क्योंकि क्या फिर मैं ये मानूं कि बीजेपी को भी लगता है कि इस आपदा के समय मोदी जी कहां हैं? बिल्कुल वो वापस आ गए सऊदी अरब से, लेकिन वो वापस आकर वो कश्मीर जाने से गायब हो गए, वो अवतरित हो गए बिहार में।
वो वापस आ गए लेकिन वो सर्वदलीय बैठक से गायब हो गए। वो वापस आ गए लेकिन उन्होंने देश को संबोधित करने से गायब हो गए, मन की बात रिकॉर्ड कर दिया। वो देश में है, 6 दिन से गायब है। हमारा बीएसएफ का जवान अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। और मैं थोड़ी सी आगे की भी बात कर लेती हूं। मोदी जी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उसी दिन रायसी, डोडा, रायसी, जम्मू के इलाके में 10 श्रद्धालु बस में बम से उड़ा दिए थे दुर्दांत आतंकियों ने। एक शब्द नहीं बोला था मोदी सरकार ने या नरेंद्र मोदी जी ने। वो क्यों गायब हो गए थे? क्या ये मान रहे हैं कि जो मणिपुर से गायब होते हैं वो मोदी जी है? क्या ये मान रहे हैं कि बंगाल की हिंसा पे ना बोलने वाले मोदी जी गायब हो जाते हैं? क्या ये मान रहे हैं कि जब सारा देश और इसमें पूरा विपक्ष शामिल है, हम कहते हैं आप आगे बढ़िए और पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई करिएगा हम आपके साथ 100% खड़े हैं? और हमारे नेताओं ने यह बात कही है। आप जंग किससे लड़ रहे हैं? आप हमारे यूट्यूबर्स को के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, कुछ डिजिटल रिपोर्टर्स के खिलाफ बोल रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपको इस पोस्टर से दिक्कत है तो मैं पूछना चाहती हूं ये पोस्टर कौन से अच्छे टेस्ट में था? हमने तो कहा कि आप लोग मोदी जी को क्यों समझ रहे हैं गायब देखकर, या आपके मन की बात होगी। मैं आपसे पूछती हूं, बीजेपी के अधिकृत हैंडल ने घंटों के अंदर एक सुहागन जो 4 दिन की सुहागन थी, उसका जीवन उजड़ गया, उसकी जिंदगी उजड़ गई, उसको घिबली आठ बना दिया। इसको आप क्या कहिएगा? नेता प्रतिपक्ष का पोस्टर लगाकर इतनी अपशब्द कहे गए, उसके बारे में क्या कहिएगा? मैं पूछना चाहती हूं कितने शो किए गए इस पर, बीजेपी इस पर क्या कहेगी? क्यों ऐसा किया गया? ये आपने क्यों लगाया? और ये जो पोस्टर जिसका उल्लेख आपकी रिपोर्ट में और आपके इंट्रो में नहीं था, जो आपके चैनल पर जरूर दिख रहा था, ये बिल्कुल क्यों डाला है? रिपोर्ट में भी है। मुख्यमंत्री नहीं, को अगर आप आप गलत फैक्ट बोलेंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा। रिपोर्ट में था, रिपोर्ट में था, झूठ ना बोले, नहीं है, झूठ ना नहीं बोले। है, बिल्कुल नहीं है, वॉइस नहीं ओवर के साथ नहीं है, वॉइस नहीं ओवर के साथ है। मैं कोई भी Please बात stand corrected. बिना तथ्य के नहीं बोलती हूं। मैं कोई बात बिना तथ्य के नहीं बोलती हूं। Go and listen to your report again. It was हम not फिर से चला देंगे mentioned. रिपोर्ट। Just that poster was. हम अभी You से did not रिपोर्ट put this रिपोर्ट का वो poster. हिस्सा फिर से निकाल के चलाइए। रखिए ताकि हम लोग ये नेट पोस्टर चलाएं। है। मैं आपसे जानना बात पूरी चाहती हूं कीजिए, मैं आपको टोक नहीं रही, बात पूरी कीजिए, हम रिपोर्ट चलाएंगे। हाँ, पूरी बात करने दी। इस पर कितने पोस्टर हैं? और फिर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी और मैं पूछूंगी कि भाई आप लोग जिस तरह की बातें करते हैं बीजेपी वाले, फिर मैं क्यों ना बोलूं कि कॉर्बेट में आप शूटिंग करते रह गए, पुलवामा में हमारे जाबाज शहीद हो गए और आपने शूटिंग नहीं रोकी। ये मैंने नहीं कहा, ये आपके राज्यपाल का कहना है। क्यों गायब थे आप? क्यों गायब है? हम क्या आज तक हम नहीं बता पाए कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कैसे आ गया? हम क्यों गायब? और मैं बोलूंगी आपसे, हम तो राजनीति नहीं करना चाहते हैं। मेरे नेताओं ने 100% कहा है जो सरकार करेगी हम उसके साथ हैं। ये मोदी जी हैं। 2008 26/11 का दुर्दांत आतंकी हमला इस देश पर, कौन खड़ा था सरकार के साथ और कौन जाके ताज होटल के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था? इसका जवाब कौन देगा? और मैं एक बात यहां पे जरूर कहना चाहती हूं, यहां पर कहा गया कि इस पोस्टर को या इस पोस्ट को कोई फवाद चौधरी नाम के आदमी ने पाकिस्तान में शेयर किया। कौन है फवाद चौधरी और क्या औकात है पाकिस्तान की? 2 कौड़ी की पाकिस्तान की औकात नहीं है। आटे दाल का लेना महंगा पड़ रहा है, उनके यहां से कोई पोस्टर साझा करने से हमें क्या मतलब है? मोदी जी के ट्वीट तमाम ऐसे लोग साझा करते हैं, तमाम बीजेपी पोषित लोग, समर्थित लोग ऐसी बातें लिखते हैं महिलाओं के खिलाफ जो पढ़कर आपकी रूह कांप जाए। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि सरकार मुद्दों से क्यों भटका रही है और क्या बीजेपी ये मानती है कि प्रधानमंत्री को खुद ज्यादा प्रेजेंट होना चाहिए, देश को ज्यादा विश्वास में लेना चाहिए? और अंतिम बात कहती हूं, आज सुबह राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने मोदी जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते दोनों सदनों में यह कहा कि आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए जिससे कि पाकिस्तान की रूह कांपे और हमारे देश के हर व्यक्ति तक यह संदेश जाए कि आतंकवाद के खिलाफ यह देश एकजुट होकर खड़ा है। और मैं एक बहुत मार्मिक बात कहना चाहती हूं आतंकवाद पर। आतंकवाद में जितना कांग्रेस ने खोया है, बीजेपी की छोटी उंगली का नाखून नहीं खोया उसमें। हमने अपने 2 प्रधानमंत्रियों को, अपने नेताओं को खोया आतंकवाद में। तो आतंकवाद पर हम जितनी संवेदनशीलता से बात कर रहे हैं और जिस तरह सरकार का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा समर्थन कभी भी बीजेपी ने नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी हमें लगता है राष्ट्र सर्वोपरि और वो समर्थन करना जरूरी है। और अगर पोस्टर्स पर आ जाऊंगी तो फिर मैं रावण का ये पोस्टर दिखाने लगूं आपको, जहां पर राहुल गांधी की तस्वीर लगी है, उनका नाम लिखा है। हमारे पोस्टर पर तो कोई नाम नहीं है। क्यों उड़ता तीर पकड़ रहे हैं सब लोग? क्यों इनको लग रहा है कि ये है? क्या इनको भी लग रहा है कि मोदी जी गायब है? मैं तो ये सवाल पूछूंगी फिर। ठीक है, अगर आपकी नजर में 2 सवाल हैं। अगर आपकी नजर में ये प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं है तो ये किसकी है जरूर बताइएगा। लेकिन चूंकि आपने 2 बातें कही थी तो एक बार आपको दिखाना चाहती हूं। एक तो मेरे पीछे जो तस्वीर लगी हुई है, जो हमने शो का नाम रखा है, दिखाइए, जिस पर हमने शो की शुरुआत की थी। हमने एक तरफ बीजेपी की, एक तरफ कांग्रेस का पोस्टर लगाया था। दूसरा, मेरी रिपोर्ट के 11वें सेकंड पर मुझे बताया जा रहा है 11वें सेकंड पर ही पोस्टर आ गया था जो बीजेपी ने पोस्टर डाला है और वॉइस ओवर में भी उसका रेफरेंस था। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आईना जब भी उठाया करो पहले देखो फिर दिखाया करो। ये देखिए सुधांशु जी, आप सत्ता में हैं, आप सरकार हैं साहब, सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। पाकिस्तान अभी क्या है? पाकिस्तान की क्या स्थिति है? दाने दाने को मोहताज है। वहां कभी आटे की लूट के वीडियो वायरल होते हैं, कभी पानी का झगड़ा होता है, गले तक कर्ज में डूबा हुआ है। एक एक करके आप जितने भी मुल्क है देख लीजिए। आतंक परस्त पाकिस्तान में नौबत अब यह है कि आर्थिक मदद के लिए उसे भीख मांगना पड़ रहा है, वो हथियार भी उधार के लेता है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद डरा सहमा पाकिस्तान भारत को परमाणु वाली गीदड़ भभकी दे रहा है, जिसे सुनकर कई लोग हंस भी रहे हैं। लेकिन देखिए ना पाकिस्तान की स्थिति एक बार दिखाते हुए मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगी। विराट भारत के सामने कहीं नहीं टिकता है। पाकिस्तान की जीडीपी 346, हमारी $346 बिलियन, भारत की 10 गुना ज्यादा है, 3567। उनके पास $15.4 बिलियन विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा भंडार। हमारे पास $654 बिलियन। मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है मुद्रा भंडार को अगर आप देखिए। उसके बाद आप गोल्ड रिजर्व देखिए, वो भी कई गुना भारत का है। 65 टन अगर उनका है तो 876 टन, 13 गुना हमारा है। हम क्या कर सकते हैं और हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ये सरकार को ही बताना पड़ेगा। क्योंकि आम हिंदुस्तानी हर कोई ये जानना चाहता है कि ठीक है अभी हमने सिंधु जल संधि तोड़ा है, लेकिन उसका असर आते आते टाइम लग सकता है। हम कैसे बदला लेंगे? तो सबकी नजर सरकार की तरफ है। देखिए, जैसे जनरल सिवाज भी कह रहे थे, क्या बदला लेंगे, क्या टैक्टिक्स होगी, डेफिनेटली ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज तय करती है।
और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, एनएसए, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री बैठकर बात करेंगे। ये कोई मीडिया में डिस्कस करने वाली बात नहीं है, परंतु मीडिया में सिर्फ यह बताने का विषय है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि धरती के अंतिम छोर तक जाकर कार्रवाई की जाएगी। और आपने कहा वाकई भारत और पाकिस्तान की तुलना नहीं है। हम लोग, एक बहुत पुरानी फिल्म थी जागृति, जिसमें गाना था ना, आओ बच्चों सैर तुम्हें दिखाएं धरती हिंदुस्तान की, जिस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। इसके ऊपर पाकिस्तान में बेदारी फिल्म बनी थी और उसमें भी यही लाइन थी, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। आज पाकिस्तान में उस पर पैरोडी बनती है कि आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, ना बिजली ना पानी है और ना हिफाजत जान की। बिल्कुल सच बात है, आज उनकी स्थिति यह है। मगर अफसोस उस पाकिस्तान को आंखों में चमक दिखती है जब वो सरहद के पार यहां देखता है। और वो मैं बोल रहा हूं, ऐसा सुप्रिया जी को ना पता हो, उन्होंने कहा फवाद चौधरी दो कौड़ी का आदमी। तो 2024 के चुनाव के समय फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में राहुल गांधी की तारीफ करते हुए जो शब्द लिखा, ये सारे दर्शक सोच लें ये शब्द इंडी गठबंधन का था या ऐसा लगता है कोई इंडी। उन्होंने क्या कहा, मोदी हटना चाहिए, बीजेपी जानी चाहिए, उसके बाद जो होगा देख लेंगे। तब कांग्रेस से बयान आना चाहिए था, ये दो कौड़ी का आदमी है, ये क्यों राहुल गांधी और कांग्रेस का समर्थन कर रहा है, चुनाव भारत में हो रहा है, ये क्यों बोल रहा है। और ये वही फवाद चौधरी जिसने बतौर पाकिस्तान में बयान उठाए जाएंगे, एक सेकंड आपको काउंटर क्वेश्चन कर रही हूं, पाकिस्तान में बयान उठाए जाएंगे ये सोचकर विपक्ष सवाल ही ना पूछे आपसे। नहीं भाजना जी, मेरी बात तो सुनिए, मैं तो साफ साफ कह रहा हूं, ये शब्द हू बहू वही है जो इंडी गठबंधन बोलता था। जब पूछा जाता था, आपको पूछा था ना कौन है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, ना मोदी हटना चाहिए, बीजेपी जाए, फिर तय कर लेंगे। इन वर्बेटम ये फवाद चौधरी ने बोला। और ये वही फवाद चौधरी है जिसने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा था। अगर मंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल रहा है तो सरकार का बयान है, तो सुप्रिया जी को मुझे लगता है अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं रखना चाहिए कि आरडीएक्स आया कहां से था। अब जहां तक सर गायब होने वाली बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं फिर एक बार दर्शकों के सामने एक विषय रखना चाहता हूं, बिल्कुल सही बात है, सिर्फ मोदी जी का नहीं है, ये पूरे भारतीयों के लिए एक संदेश है सर से गायब होना। क्योंकि याद करिए, आपकी सरकार के जमाने में भारत की सेनाओं सैनिकों के सर काट के भेजे गए थे और रक्षा मंत्री की हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान की सेना का नाम ले। उन्होंने कहा था कुछ एलिमेंट्स आए थे जिन्होंने ऐसी हरकत की है फ्लोर ऑफ द हाउस पे। फिर सुषमा स्वराज जी ने जब बहुत जबरदस्त भाजपा ने विरोध किया कि आप पाकिस्तान आर्मी का नाम क्यों नहीं ले रहे, तब जाके इनकी रक्षा मंत्री ने अपने सेकंड बयान में फ्लोर ऑफ द हाउस पे पाकिस्तान की आर्मी का नाम लिया था। और जो दूसरा इन्होंने कहा कि धर्म नहीं पूछा गया, धर्म पूछा गया, जात नहीं पूछी गई, सिर्फ धर्म ही नहीं, जिस पे लड़ाते हैं। कर्नाटक के आज इनके मंत्री अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, तब कर्नाटक के लोग कहते थे कि एक मंत्री ने कहा था कि साहब वहां से टैक्स ज्यादा आता, उत्तर में कम, तो किसी को छोड़ा नहीं। तमिल हिंदी पे लड़ा लो तो नगर में ना कोई तमिल है, ना कोई हिंदी भाषी, ना कोई मराठी है, ना कोई हिंदी भाषी है। और जात के आधार पे मैं सिर्फ एक फूड फॉर थॉट देता हूं, सारे दर्शकों को सोचना चाहिए। कश्मीर घाटी में कहा जाता सिर्फ कश्मीरी पंडित बचे, 5% हिंदू बचा था, वो सिर्फ कश्मीरी पंडित थे। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, क्या भारत में कोई ऐसा राज्य हो सकता है जहां एक ही जाति पाई जाती है? एक ऐसा जिला आप नहीं दिखा सकते जहां एक ही जाति पाई जाती है। इसका मतलब क्या था, तमाम जातियां थी, वो सब कहां गई, कट गए या कन्वर्ट हो गए। अगर मतलब पूरा हिंदू समाज वहां अगर कुछ 100 साल पहले था तो उसमें एससी एसटी ओबीसी सब थे। अगर जम्मू में है तो कश्मीर में भी थे। कहां गए, कट गए या कन्वर्ट हो गए। आज से 80 साल पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसके एससी एसटी ओबीसी कहां गए, कट गए या कन्वर्ट हो गए। इसीलिए जब सर गायब वाली चलती है पॉलिटिक्स, तो वो सर नहीं देखती है। आप जाति की गणना का हेडकाउंट करिए, सर काटने वालों के लिए उस गणना में एक ही गणना है, वो है हिंदू। और हिंदू आइडेंटिटी पर ही आतंक का हमला है और हिंदू आइडेंटिटी पर ही इन पार्टियों का हमला है। ठीक है, आपके नेताओं के बयान भी सुप्रिया जी नहीं थम रहे हैं। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहिए। सैफुद्दीन सोज साहब कहते हैं अगर पाकिस्तान कह रहा है कि उसका हाथ नहीं है तो हमें मान लेना चाहिए। ये बयान क्यों इस तरह के आते हैं? क्योंकि देश आहत होता है ना, सबको बुरा लगता है। आप सोचिए, जो लोग जिनके अपने खोए हैं उनको सुनकर बुरा नहीं लग रहा होगा? बिल्कुल बुरा लग रहा होगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिल्कुल निर्णायक एक्शन होना चाहिए सरकार की तरफ से और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि हमारी जो देश विरोधी ताकतों को वो पनाह देते हैं उनकी रूह कांप जाए। लेकिन मैं उसमें यह भी पूछना चाहती हूं, सिद्धारमैया जी के बयान की चर्चा हो रही है, उनका जो बयान था वो शायद उस कॉन्टेक्स्ट में था कि पीस होनी चाहिए जो भी, लेकिन अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते मैं कहती हूं पीस का टाइम चला गया, जो करना है पाकिस्तान के साथ कीजिए, हम आपका साथ देने को तैयार है। लेकिन अपने मंत्रियों से कहिए कि इतने बड़े आतंकी हमला का ठीकरा 140 करोड़ जनता के ऊपर तो ना फोड़े। क्या कहा था पीयूष गोयल जी ने, जब तक 140 करोड़ जनता राष्ट्रवाद नहीं मानेगी तब तक ऐसा होगा। आपको किसने सर्टिफिकेट देने की अनुमति दी है इस पूरे देश को? आप इस देश को देशद्रोही कहेंगे, एक आप और एक मोदी जी देश प्रेमी है, बाकी सारा 140 करोड़ देशद्रोही है, क्योंकि वो राष्ट्रवाद नहीं कर रहे इसलिए ऐसे आतंकी हमले हो रहे हैं। हमारे राष्ट्रवाद पर, इस देश के राष्ट्रवाद पर सवाल उठाने का हक किसने दिया? मैं यहां पर एक बात और कहना चाहती हूं, जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ बातें कही गई और मैं उस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले यह पूछना चाहती हूं, मुझे भी पता है 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था। क्या किया हमने जो 300 किलो आरडीएक्स लाकर हमारे 40 जाबाजों की शहादत कर गए? क्या किया हमने उन लोगों को जहां पर 20 जाबाजों की शहादत गलवान में हुई थी? हमने तो चीन से व्यापार बढ़ा लिया, $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर लिया, आंख में धूल झोंकने के लिए हमने ट्रेड कुछ एप्स बैन करिए। बताइए मुझे क्या किया आपने? और एक बात ये सच है सुधांशु जी, आप सही कहते हैं, 1989 में कश्मीर में भीषण नरसंहार हुआ था। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी केंद्र में, आपके द्वारा समर्थित थी, आप उस केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे थे जब ये नरसंहार हो रहा था। क्यों नहीं आपने विड्रॉ किया? आपने आरक्षण के मुद्दे पर बाद में विड्रॉ किया, लेकिन आपने उस नरसंहार पर क्यों नहीं विड्रॉ किया? आप क्यों बने रहे घटक दल बाहर से समर्थन देने के लिए? और एक बात अंजना जी, मैं यहां पर अब उस बात को आगे करने के लिए कहना चाहती हूं, मेरे हाथ में ये एक विज्ञापन है जो 28 नवंबर 2011 को 26 नवंबर 2011 को एक बेहद भीषण आतंकी हमला मुंबई में हुआ। यह वो पोस्टर है जो बीजेपी ने इशू किया, मैगजीन्स में छपा, अखबारों में छपा। यह कहता है ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, वीक गवर्नमेंट
इनकेपेबल, फाइट टेरर, वोट बीजेपी। 2 दिन बाद आपने यह पोस्टर इशू किया था। असलियत यह है कि मोदी जी 48 घंटे के अंदर ताज होटल के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यह आपका राष्ट्रवाद हो सकता है, हमारा राष्ट्रवाद अभी भी कहता है हम आपके साथ पूरी तरह से खड़े हैं, लीजिए पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन। और जहां तक ट्वीट साझा करने की बात है सुधांशु जी, ऐसे तमाम ट्वीट्स आपके और मोदी जी के हैं जो इतने गंदे, इतने भद्दे, इतने रेपिस्ट और बलात्कारी साझा करते हैं कि देखकर शर्म आ जाए। तो क्या आप जिम्मेदार हैं उसके लिए? कल को अंजना जी कुछ ट्वीट करें और कहीं और पर उसको कोई रीट्वीट करके फप्तियां कसे तो उनकी जिम्मेदारी है? ये बताइए मुझे। या मेरी जिम्मेदारी होगी, मेरे ट्वीट पर कोई कुछ कहेगा? या मोदी जी की जिम्मेदारी है कि उनके ट्वीट्स को ऐसे लोग साझा करते हैं, लाइक करते हैं, एंगेज करते हैं, कमेंट करते हैं, जो लोग औरतों को रेप करने की, औरतों को गंदी गंदी महाबहन की गालियां उसी इंटरनेट पर देते हैं जहां पर ये लोग हैं। और मैं अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ाना चाहती हूं अंजना जी, पूरा कर ले उसके बाद आ रही हूं। देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है, सवाल ये तो, और मुझे ऐसा लगता है कि इतने सेंसिटिव इशू पर कि सरकार क्या करेगी डिस्कशन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार बेस्ट प्लेस्ड है जानने के लिए आपकी क्या प्रिपेयरनेस है, क्या इंटेलिजेंस हमारे पास है, हम अगला क्या करना चाहते हैं। सरकार बेस्ट प्रिपेयर्ड है। वी डोंट वांट टू सेकंड गेस द गवर्नमेंट ऑन दिस। आई थिंक वी आर एब्सोल्युटली, उसमें हमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। हम एक ही बात तो कह रहे हैं, ये देश में आज थोड़ा सा माहौल ऐसा है कि लोगों को लग रहा है आतंकी ऐसा कैसे कर गए। 200 किलोमीटर अंदर आतंकी आते हैं, बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर आते हैं, लोग जो बेचारे अपनी यादें और वहां कश्मीर की खूबसूरती देखने गए थे उनको मारकर चले जाते हैं। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि इस देश के प्रतिपक्ष को और इस देश के सत्ता पक्ष को एक साथ संसद में खड़े होकर यह कहना चाहिए कि हम आतंकवाद का डटकर मुकाबला करेंगे, उसके खिलाफ हम एकजुट हैं? ऐसा करने से आप क्यों घबरा रहे हैं? आप क्यों नहीं संसद का एक सत्र बुलाते हैं? सारे जनप्रतिनिधियों को बोलने का मौका दीजिए, लोगों को यह विश्वास दिलाइए, ढांढस दीजिए कि इतने नाजुक मौके पर, इतने संवेदनशील मौके पर हम एक साथ हैं। लेकिन आप तो घिबली पोस्ट बना रहे हैं, आप तो राहुल गांधी के पोस्टर इशू कर रहे हैं, आप तो रावण के चेहरे बनाकर चला रहे हैं। आप ये कैसे करिएगा? मैं राजनीति नहीं करना चाहती हूं अगर आप राजनीति नहीं करिएगा। और एक बात मैं अंजना जी अंतिम कहकर मैं अपनी बात खत्म कर देती हूं। ऐसा नहीं है कि यह अभी पहली बार हो रहा है। 9 जून 2024 को जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, रायसी, जम्मू के रायसी में 10 श्रद्धालुओं की बम से बस में हत्या कर दी गई। एक शब्द हमने नहीं सुना। और 9 जून से लेकर 22 अप्रैल तक, और इसमें मैं 28 लोगों को नहीं गिन रही हूं, 90 से ज्यादा लोगों की आतंकी हमलों में मौत हुई। इसमें हमारी सेना के ब्रिगेडियर, कर्नल, डीएसपी शामिल हैं, हमारे नागरिक शामिल हैं। एक बार भी नहीं बोला सरकार ने, एक शब्द नहीं बोला, 90 लोगों की हत्या कर दी गई। कैसे हो गया ये? सुधांशु जी, हाँ बिल्कुल मैं जवाब देता हूं। बिल्कुल मैं पुनः कहूंगा, फिर मैंने जो जो फैक्ट बोले कोई जाके चेक कर ले। 26/11 के हमले के बाद भारत के तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष फाली होमी मेजर ने 2016 में बाद में अपने इंटरव्यू में कहा कि एयरफोर्स पूरी तरीके से कार्रवाई करने की तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने अनुमति नहीं दी। उस समय के आईबी चीफ ने भी बाद में यह बात बताई, ये इंटेलिजेंस इनपुट थे। और जो इन्होंने कहा कि टेररिस्ट का अटैक होता था एट इट्स विल, जो ये पोस्टर दिखा रही है, बिल्कुल ये सही बात थी। मैं दर्शकों से कहता हूं जाकर चेक करिए। नवंबर 2008 में मुंबई में धमाका हुआ था, उससे ठीक 2 महीने पहले सितंबर 2008 में दिल्ली में धमाके हुए थे करैक्ट प्लेस में। और उससे पहले 2007 में लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी की अदालत में धमाके हुए थे। 2008 से 2004 के बीच में सुप्रिया जी को मैं चुनौती देता हूं, कोई एक जगह बताएं। जयपुर में धमाके हुए, सूरत में धमाके हुए, लखनऊ, फैजाबाद, चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, नागपुर, पुणे, नासिक, कौन सा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे? इसीलिए कहा गया था टेररिस्ट कमिंग एंड स्ट्राइकिंग एट इट्स विल। और उसके बावजूद शांति वार्ता भी चल रही थी। और फिर क्या कहा जाता था? अमन की आशा का तमाशा दिखा के कहा जाता था शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी। और हमने पिछले 11 साल में एक ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया, एक ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया। और दूसरी राजनीति क्या होती है? कहते हैं आतंकवाद का मजहब नहीं होता। अंजना जी समस्या क्या है? देश को एकजुट होने की क्यों जरूरत? आतंकवाद का मजहब नहीं होता जब वो गोली चला रहा होता है, जब वो मार रहा होता है। जैसे उस पर कार्रवाई होने लगती तो आतंकवादी का मजहब हो जाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी एक्ट अटल जी की सरकार के समय में आया, इन्होंने क्यों हटाया मनमोहन सिंह सरकार में? कि उसके लिए मुसलमान उसमें ज्यादा मारे जाते हैं। आपको इन दोनों में से किसके पॉइंट्स मजबूत और लॉजिकल लगे हैं कमेंट्स में बताएं। आपकी अपनी राय भी दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और ऐसे ही डिबेट क्लिप्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें।